नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस के संविधान भाग में आज हम पढ़ेंगे भारत के चुनाव आयोग सिस्टम है। अब आप जानते हैं कि पूरा सिस्टम ही चुनाव पर आधारित है। मंत्री, विधायक, प्रधान, राष्ट्रपति तक, यानी छोटी इकाई से बड़ी इकाई तक पूरा शासन की व्यवस्था, सत्ता की व्यवस्था चुनावों पर आधारित है। तो निर्वाचन आयोग की बात कर लेते हैं। यह एक आयोग होता है, डिपार्टमेंट। यह निर्धारित करता है सभी चुनावों के लिए चुनाव लड़ने की योग्यताएं क्या होनी चाहिए, कौन लड़ सकता है, क्या क्या प्लान होगा, कौन वोट देगा, कौन नहीं दे सकता है, किसके लिए उम्र कितनी है, उनके क्षेत्र, कौन किन क्षेत्रों से चुनाव लड़ेगा और उनके लिए चुनाव चिन्ह। इन चीजों का सिस्टम पूरा हिसाब किताब रखना किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का कार्य है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, एक ऐसा आयोग है तो यह एक संवैधानिक आयोग है, यानी संविधान में इसका वर्णन है। तो कहाँ है? चलिए देखते हैं। भाग 15, संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329, 324 से 329 के मध्य, यानी कि इतने तक चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग का पूरा ब्यौरा है कि आयोग के कार्य क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं, कितनी लिमिट है, क्या है। इनके लोगों से भी जुड़े, जैसे कि इनके मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मेन अध्यक्ष की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त यानी इनके सहायक लोग, तो इनके भी वेतन भत्ते, सारी व्यवस्था की जानकारी, पूरा विवरण भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 तक में सम्मिलित है। तो हम शुरू करते हैं चुनाव आयोग का गठन। तो भारत में चुनाव आयोग का गठन कब किया गया? 1950 गणतंत्र बनने पर तो भारत में चुनाव आयोग का गठन किया गया 1950। पहले इसमें एक सदस्य होते थे, सिर्फ एक सदस्य। बाद में 1993 में संशोधन के बाद इसमें क्या कर दिया गया? 3 सदस्य बना दिए गए, यानी कि बाकी सहायक, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और सहायक चुनाव आयुक्त। चलिए देखते हैं। बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करेगा। यानी कि अगर इस बड़े से आयोग के अध्यक्ष ये लोग हैं, उनका हिसाब किताब देखेंगे तो इनकी नियुक्ति की बात करते हैं राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त दोनों की नियुक्ति करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कार्यकाल की बात कर लें तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक होता है, जो पहले पूरा हो जाए। या तो समय के 6 वर्ष पूरा हो जाए या फिर 65 वर्ष उम्र का पूरा हो जाए। और इन दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन होता है राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद की सलाह पर हटाना या बदलना, वो अलग की चीज है। वो तो किसी पद को कभी भी हटाया या बदला जा सकता है। कार्यकाल ये फिक्स है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त 6 से 65 तक, जो पहले पूरा हो जाए। अन्य चुनाव आयुक्तों की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष, या उम्र के 62 कर लें या कार्यकाल के 6 वर्ष देख लें। चलिए आगे बात करते हैं वेतन की। तो इनको वेतन कहाँ से मिलता है? तो भारत की संचित निधि से मिलता है। भारत की जो कोष है, खजाना है, यानी संचित निधि, वहां से इन्हें पेमेंट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। 1952 में परिसीमन आयोग बनाया गया। परिसीमन आयोग क्या है, उस पर एक नजर डालते हैं। चुनाव में जनता का ब्यौरा रखना। देखेगा, जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना, यानी प्रत्येक 10 वर्षों में जो जनगणना होगी, जनसंख्या पता चलेगी, तो जनसंख्या पर, कितनी संख्या पर कितने प्रतिनिधि यानी कि नेता रखने हैं, कितने विधायक रखने हैं, यानी कितने विधानसभा सीटें होंगी, कितनी लोकसभा सीटें होंगी, इसका निर्धारण परिसीमन आयोग करेगा। इसका गठन की बात करें तो 1952 में किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्य चुनाव आयुक्त। यहाँ लिखा देखिए, इसका अध्यक्ष, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। चलिए आगे देखें। फिर कोई व्यक्ति चुनाव में वोट दे सकता है कि नहीं, यानी मतदान करने की उम्र कितनी है, कैसे डिसाइड होगा, देखते हैं। 61वां संशोधन 1999 में
उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई है। उसके पहले उम्र 21 थी, अब 18 चल रही है। तो 99 से 61वां संशोधन 1999 लिख गया, इसको सही करिए जरा। 89 में हुआ, लिखने की मिस्टेक है यहाँ। 89 यानी कि 89 में। उम्र उसके पहले कितनी थी? 21 वर्ष, यानी मतदान की उम्र 21 वर्ष थी। बाद में इस संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? 18 वर्ष। तो अब कितनी है? 18 वर्ष। आगे बढ़े। परिसीमन, अब बात कर लेते हैं इस मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग और परिसीमन आयोग, इनके कार्य क्या हैं। तो परिसीमन आयोग के कार्य हमने आपको बताया, जनगणना के बाद क्षेत्रों में प्रतिनिधियों का या निर्वाचन क्षेत्रों का चुनाव करना, निर्धारण करना क्षेत्रों पर जनसंख्या के हिसाब से विधायकों या फिर लोकसभा सदस्यों की गिनती। चुनाव आयुक्त के कार्यों की बात करें तो मतदाता सूची तैयार करना, जिसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। तो वोटर लिस्ट तैयार करना हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट चेक करना, उसमें सुधार संशोधन करना, घटना बढ़ना सब मेंटेन करना, ये हो गया निर्वाचन आयोग के कार्य। और कार्यों पर नजर डालते हैं, जैसे राजनीतिक दलों को मान्यता देना। कोई नई पार्टी बनी या फिर पार्टी बनी है, वो चुनाव लड़ेगी कि नहीं, वो राजनीतिक पार्टी होगी कि नहीं, उसकी योग्यता, उन चीजों की जांच कर उसे योग्यता यानी मान्यता देना। इस योग्य मान्यता देना कार्य किसका है? निर्वाचन आयोग का, यानी पार्टियों को मान्यता देना। आगे देखते हैं चुनाव चिन्ह देना। चुनाव से पहले जब पर्चा दाखिला होता है तो पार्टियों को चुनाव चिन्ह देना। कोई नई पार्टी आती है तो पार्टी को एक चुनाव चिन्ह, पहले तो उसे राजनीतिक पार्टी होगी कि नहीं उसकी मान्यता, फिर उसे चुनाव में कौन सा चिन्ह मिलेगा। जैसे सभी पार्टियों के चुनाव चिन्ह है जो आप जानते हैं, कांग्रेस, भाजपा, सपा, बसपा, सभी पार्टियों के अपने अपने चुनाव चिन्ह। तो वो चुनाव चिन्ह देना किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण निर्वाचन का संचालन करना, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, यानी पूरा संचालन करना, एक किसका कार्य है? निर्वाचन आयोग का। आगे देखते हैं निर्वाचन आयोग को और अधिकार क्या है? निरस्त करना। अगर किसी क्षेत्र में धांधली या फिर अव्यवस्था हो गई तो उस चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। तो निरस्त करने के बाद फिर पुनः चुनाव कराने का अधिकार या उसका आदेश देने का अधिकार किसका है? निर्वाचन आयोग का। यह निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी होगी कि चुनाव सुचारू और व्यवस्थित रूप से नहीं हुआ तो उसे निरस्त किया जाए और दोबारा यानी कि पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया जाए। आगे देखते हैं उपचुनाव कराना। उपचुनाव कब कराया जाता है? दो हालातों में, या तो उस सीट पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या फिर सीट रिक्त हो जाए। जैसे कोई व्यक्ति जीत गया हो और वह दूसरा पद ले लेता है, जैसे अपने मुख्यमंत्री की बात करें आप उत्तर प्रदेश में, तो योगी जी की विधानसभा सीट जब मुख्यमंत्री बनने के बाद लोकसभा सीट गोरखपुर थी इनकी, तो वो लोकसभा सीट छोड़कर इन्होंने मुख्यमंत्री का पद धारण किया, तो उस सीट पर उपचुनाव कराए गए। ऐसी हालातों में जब सीट खाली हो जाती है तो उपचुनाव कराया जाता है। यह कार्य निर्वाचन आयोग का है। आगे बात करते हैं अयोग्य घोषित करना। किसी नेता या प्रतिनिधि को चुनाव लड़ पाएगा, लड़ने लायक है या नहीं है, अयोग्य है या योग्य है, इस चीज की घोषणा करना चुनाव आयोग का कार्य है। इसकी जांच करता है, अगर वो अयोग्य पाया जाता तो उसे अयोग्य घोषित करेगा, यानी कि उन्हें चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा। सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। आगे बात करें हम आम चुनाव का समय क्या है, तो 5 वर्ष, यानी लोकसभा और विधानसभा जो आप जानते हैं हर 5-5 वर्षों पर चुनाव होते रहते हैं। मध्यावधि की बात करें, मध्यावधि में चुनाव क्यों हो जाते हैं? जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था, अगर कभी विधानसभा या लोकसभा पूरी तरह भंग हो जाए, जैसे कि लोकसभा बहुमत ना हो, तो मिली हुई सरकार बनाई जाए और दूसरी सरकार जो मिलकर बनी हो, अगर उन्होंने अपना पक्ष वापस ले लिया तो सभा भंग हो जाएगी, चाहे वो विधानसभा हो राज्यों की या केंद्र की लोकसभा हो। और ऐसी हालत में जब असेंबली भंग हो जाती है तो दोबारा चुनाव कराना पड़ेगा, यानी कि मध्य अवधि में चुनाव होने की शर्तें हैं सभा का भंग हो जाना। नेक्स्ट देखते हैं उपचुनाव कब कराए जाते हैं। उपचुनाव की बात अभी हमने ध्यान दिया था, दोबारा से चुनाव कराना। किस हालत में? सीटें रिक्त हो जाना, यानी कि उस सीट का व्यक्ति दूसरी सीट पर हो जाना, या फिर कार्यरत व्यक्ति यानी प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाना, यानी कि सीट रिक्त हो जाना। तो ये 3 प्रकार के चुनाव होते हैं ऐसे में। आगे देखते हैं चुनावी क्षेत्र की बात कर लें तो क्षेत्रों का निर्धारण क्या है। पहले ऐसा था कि समान आबादी पर समान प्रतिनिधि, अब
जैसे किसी गांव में हो, शहर में हो, जनता कितनी होगी इतनी जनता पर एक विधायक होगा, तो वो क्षेत्र हर जगह, यही नियम हर जगह चलेगा। देखिएगा 84वां संशोधन 2001 से ये निर्धारित किया गया और ये 2026 तक मान्य है। इसके बाद ही बदलेगा, उसके पहले तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी वर्तमान के लिए यह मान्य है कि जितने शहरों में इतनी जनता पर एक विधायक, वैसे ही गांव के क्षेत्रों में। आगे बढ़ते हैं। चुनाव घोषणा पत्र, ये क्या होता है और इसको मानना न मानना, इसको मान्यता देना किसका कार्य है? चुनाव निर्वाचन आयोग का है। होता क्या है, पार्टियां चुनाव से पहले जो घोषणा करती है, आश्वासन जनता को देती है कि हम जीत कर ये करेंगे वो करेंगे, और अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, बाकायदा न्यूज़पेपर में भी छपता है, आप देखेंगे। तो ये घोषणा पत्र होता है। करते क्या है वो आप जानिए। तो दलों के द्वारा आश्वासन का दस्तावेज, ये लिखित ब्यौरा किसके पास? निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाता है। तो इनकी जांच करना, इन चीजों को मान्यता देना भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आ गया ईवीएम। आपने देखा हर चुनाव में आजकल एक बड़ा खेल चलता है, हर बार ईवीएम। तो ईवीएम है क्या? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि विद्युत चालित मतदान मशीन, यंत्र कह सकते हैं आप अगर हिंदी की बात करें। तो ईवीएम मतलब होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब हम इसके इतिहास पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो सर्वप्रथम केरल राज्य में एक विधानसभा का उपचुनाव हुआ। उपचुनाव की शर्तें आपको बताया, सीट खाली थी। तो पहले भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग केरल में 1982 में एक विधानसभा की सीट के लिए किया गया, उपचुनाव के लिए। उपचुनाव में कुछ सीटें खाली हुई तो उसके लिए 1982 में किया गया। उसके बाद सभी चुनावों में, यानी कि पूरे रूप से चुनाव की बात करें तो गोवा ने किया। दूसरे नंबर पर बात आ जाती है ईवीएम का पूरा चुनाव में आयोग यानी पूरा प्रयोग किसने किया? तो गोवा ने किया। आगे बात करें पूरे भारत की तो 2004 से 2004 के लोकसभा चुनाव में संपूर्ण भारत में इसका प्रयोग किया गया और तब से निरंतर है। तो संपूर्ण भारत में लोकसभा चुनाव में 2004 से पहला राज्य गोवा है जिसने पूरे चुनाव में प्रयोग किया। और मशीन के प्रयोग की बात करें सबसे पहले तो केरल ने किया। 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कोई भी पार्टी राजनीतिक पार्टी यानी राष्ट्रीय पार्टी बनेगी कि नहीं बनेगी। अगर राष्ट्रीय पार्टी बननी है, जैसे लोकल इकाइयों की बात करें हम, ग्रामीण स्तर पर जैसे प्रधान, आगे फिर जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर विधायक की बात करें, अब वह पार्टी राष्ट्रीय पार्टी रहेगी कि नहीं। राष्ट्रीय पार्टी होने के लिए कुछ शर्तें हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी शर्तें पूरा करने पर उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा यानी मान्यता मिलेगी। तो देखा जाए लोकसभा की बात करें या राज्यसभा में, तो 4 राज्यों में कम से कम 4 राज्यों की लोकसभा या विधानसभा चुनाव में पूरे वोटों का, जितने वोट पड़े उसका 6% मिलना जरूरी है। तो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा चुनाव यानी विधानसभा चुनाव हो, या राज्यसभा हटाकर विधानसभा करेंगे आप, विधानसभा। तो लोकसभा या विधानसभा में 4 राज्यों में पड़े हुए सभी वोटों का 4% मत मिलना चाहिए, 6% वोट आपको मिला होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी देखते हैं। दूसरी शर्त आती है एक राज्य या अधिक राज्यों में कम से कम 4 सीटें, एक राज्य या फिर कम से कम 3, 4, 5, 6 राज्यों में 4-4 सीटें जीतनी होनी चाहिए, तब आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अगली शर्त आती है लोकसभा में 2% सीटें होनी चाहिए, या कम से कम 3 राज्यों में 2% सीटें होनी चाहिए। जैसे लोकसभा चुनाव होता है तो टोटल लोकसभा में राज्यों में और कम से कम 3 राज्यों में यह नियम होना चाहिए, 3 राज्यों में 2% सीटों पर जीत चाहिए, तब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपको मिलेगा। तो ये है 3 शर्तें। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, गठन कब किया गया? 50 में। प्रथम चुनाव आयुक्त नाम बताएं तो सुकुमार सेन 1950 से 1958 तक रहे। अब आपका नंबर है कि आप बताइए वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। दूसरी चीज, नाम यहाँ नहीं लिखा जाएगा क्योंकि करंट का सिस्टम है, बदलता रहेगा। तो जब भी आप पढ़ रहे हो तो आप इसे अपडेट करें कि वर्तमान में कौन है। आज कमेंट में बताइए कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं रखते हैं। धन्यवाद।